नमस्कार, मैं ओमकार शर्मा एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा वो वीडियो क्वेश्चन बेस्ड होगा और उस वीडियो में मैं जितने भी इम्पोर्टेंट और यूनिक क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे वो सारे के सारे आपके साथ लेकर आऊँगा। तो मैं अपने उस वादे के साथ फिर से एक बार आपके साथ उपस्थित हूँ। चलिए बात कर लेते हैं आज वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पे आज हमें बात करनी है। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को बीच में पॉज कर लें, क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ लें और उसके बाद में ऑप्शंस को समझने के बाद अपना उत्तर अपने पास रखने के बाद आप वीडियो को प्ले करें। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि क्या वास्तव में ये क्वेश्चंस मैं करने के लायक हूं या मैं इनको आसानी से कर पा रहा हूं या मुझे कठिनाई हो रही है। तो अगर आप इनको आसानी से कर पा रहे हैं थोड़ी बहुत कठिनाई के साथ में तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये मान के चलिए, यकीन मानिए कि आपका ये टॉपिक सिंपली मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एजोनेंस और एलिट्रेशन बिल्कुल क्लियर है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है, आप इसको इतनी आसानी से नहीं कर पा रहे हैं, आप इनका उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। और इसी पर्पज से, इसी उद्देश्य से मैं एक क्वेश्चन क्विज लेके आया हूं जिसमें आपको अपने आप को चेक करना है, अपने आप को तसल्ली देनी है कि हाँ मैं ठीक हूं। चलिए बात कर लेते हैं, हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे। वीडियो पर जाने से पहले अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर नहीं दे सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा है कि वीडियो को पॉज करें, अपने उत्तर को चेक करें। आइडेंटिफाई द सिमिली फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको सिमिली को आइडेंटिफाई करना है। जो चॉइस नीचे दे रखी है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो चलिए सिमिली के बारे में देख लेते हैं, हमने पढ़ रखा है पहले से ही। ऑप्शन ए, योर फेस इज एज ए बुक वेयर मैन में रीड स्ट्रेंज मैटर्स। Death lays his icy hands on kings. She is clever like her mother. Both A and C. तो देखिए 4 ऑप्शन है हमारे पास में। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन कहता है कि योर फेस इज एज ए बुक, आपका चेहरा एक किताब की तरह है, यानी आपका चेहरा एक किताब है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे देखिए हमारे साथ एज का इस्तेमाल हो रहा है और एज के इस्तेमाल के साथ में 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी हमारे पास मिलते हैं, योर फेस और बुक, दोनों डिफरेंट इन काइंड है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे इसी वाक्य में सिमिली का उदाहरण दिया गया है, यही उदाहरण है हमारा सिमिली का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेथ लेज इज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। तो ऑप्शन बी में ये पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण है। बात मेरा कंफ्यूजन यहाँ पे भी होता है कि क्या सी ऑप्शन भी हो सकता है। अगर ए और सी ऑप्शन होते हैं तो फिर डी की तरफ जाना पड़ेगा, बोथ ए एंड सी। तो देखिए यहां पर सी ऑप्शन को इसलिए राइट नहीं मान रहे हैं हम, क्योंकि यहां पे सी में सिमिली नहीं है, एक सिंपल कंपैरिजन का इस्तेमाल किया गया है। क्यों किया गया थोड़ा ये भी समझ लीजिए। यहां पे 2 ऑब्जेक्ट, 2 डिफरेंट थिंग नहीं है, शी है एक तरफ और एक तरफ मदर है। तो देखिए दोनों एक ही जाति की हैं। सिमिली की शर्त यह है कि दोनों डिफरेंट काइंड की जातियां होनी चाहिए, डिफरेंट काइंड होने चाहिए और लाइक और एज से उनको दिखाया जाना चाहिए और एक कंपैरिजन हो। लेकिन यहां पर एक ही जाति के हैं, जब एक ही जाति के बीच में लाइक और एज का इस्तेमाल होता है तो फिर वो सिंपल कंपैरिजन कहलाता है, उसको हम सिमिली नहीं कहते। चलिए बढ़ते हैं मामले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए पर्सोनिफिकेशन हमने पढ़ रखा है, तो ढूंढिए इसमें से। ऑप्शन 4 हैं। फर्स्ट, ए न्यू थॉट हैज सडनली स्ट्रक मी, कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंटेस्ट, हु इज माई नेबर, ही स्वैम ब्रेवली अगेंस्ट द स्ट्रीम ऑफ पॉपुलर क्रिटिसिज्म। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ए न्यू थॉट हैज सडनली स्ट्रक मी, अचानक मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया। तो इसमें नहीं है, इसको हम नहीं कह सकते, पर्सोनिफिकेशन चाटना है हमें। कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट। ऑनर्स वॉइस, ऑनर यानी सम्मान, वॉइस का मतलब आवाज। तो ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, साइलेंट डस्ट को क्या ऑनर की वॉइस वो प्रोवोक कर सकती है? जी हां, हम यहीं पर रहेंगे, यही हमारा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट।
बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें कहा गया है आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। वंस अगेन आपको पर्सोनिफिकेशन ही फाइंड आउट करना है। आप चार ऑप्शंस को आराम से पढ़ लीजिए, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही बैठता है। मैं पढ़ देता हूं। ऑप्शन ए, और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। ऑप्शन बी, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऑप्शन सी, he was the man of iron courage. ऑप्शन डी, we must be guided by the light of nature। अब देखिए तीन क्वेश्चन नंबर थर्ड के चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको वापस से पर्सोनिफिकेशन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसके अंदर निर्जीव वस्तु को एक सजीव की तरह पेश किया गया है। तो ऑप्शन ए पर ही आपको रुक जाना है, इसका सही आंसर भी ऑप्शन ए ही होगा। क्यों, इसका उत्तर देख लीजिए। फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, डेथ के ईयर वो भी डल एंड कोल्ड, आप समझ रहे हैं आसानी से, यहां पे पर्सोनिफाई किया गया है। चलिए ऑप्शन बी की तरफ देखते हैं। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल डेजर्ट का शिप है, यानी ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो यहां पे क्या किया गया, मेटाफर का इस्तेमाल किया गया, ये मेटाफर है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। नीचे ये जो लाइन दे रखी है, इस लाइन में आपको फिगर ऑफ स्पीच को ढूंढना है। तो देखिए ये है लाइन हमारी, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। अगर आपने 10वीं या 12वीं क्लास में पढ़ा हो तो ये 12वीं क्लास की एक इंग्लिश की किताब चलती है, उससे लिया गया चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उसके चैप्टर से है ये, खुशवंत सिंह का लिखा हुआ है। उसमें ग्रैंड मदर के बारे में ये लाइन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आपको यहाँ ये देखना है कि इस लाइन में किस फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। इजी है, आसान है, छांटने की कोशिश कीजिए। तो इसमें मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली एंड पैराडॉक्स, एक नया शब्द है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स विरोधाभास होता है, जब दो थॉट आपस में विरोध कर रही हो, पैराडॉक्स कहलाता है। चलिए देखते हैं। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप। तो देखिए सामने पता चल रहा है लाइक का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ एक तरफ शी है और दूसरी तरफ विंटर का लैंडस्केप है, तो दोनों डिफरेंट इन काइंड हो गए, सिमिली है, सामान्य तौर पर हमने छांट लिया। तो इसका सही जवाब, द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन सी, सिमिली। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल द वर्ल्ड इज a stage and all the men and women merely players, find out the figure of speech in the above lines। ये शेक्सपियर की पोयम से ली हुई दो लाइनें हैं। ये भी 12वीं क्लास में या 10वीं क्लास में चलती है पोयम, 12वीं क्लास में चलती है। तो इसमें भी आपको ये देखना है कि इन दोनों लाइनों में किस फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है, बोथ ए एंड बी। तो देखिए सिमिली के लिए तो एज या लाइक का इस्तेमाल होना जरूरी है, जो इसमें नहीं है। चलिए पर्सोनिफिकेशन के लिए किसी निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह पेश करना जरूरी है, तो वो भी नहीं है। बात करते हैं मेटाफर की। तो देखिए मेटाफर यहां पे, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, सारा संसार एक रंगमंच है। तो सारे संसार को हमने रंगमंच बता दिया विदाउट द हेल्प ऑफ लाइक एंड एज, तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर ही मेटाफर है। तो चलिए यही हमारा ऑप्शन ए ही सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन ए, मेटाफर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एंड देन द लवर sighing like furnace with a waffle ballad made to his mistress eyebrow, find out the figure of speech in the above lines। चलिए छांटिए इसमें से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल इन लाइंस में किया गया है। मैंने जैसे कहा था कि आप वीडियो को पॉज कर लें, तसल्ली से 4 ऑप्शन पढ़ लें। अगर आप इनके ऑप्शंस को छांटने में सफल हो गए तो मान लीजिए आपके ये टॉपिक्स क्लियर हैं, और अगर आप इनको छांटने में असमर्थता महसूस कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ढूंढ लेते हैं। तो इसमें भी वापस फिर से लाइक का इस्तेमाल किया गया है। यह भी उसी पोयम का हिस्सा है शेक्सपियर की का, जिसमें 7 अवस्थाओं का जिक्र किया गया है। तो साइंग लाइक फर्नेस, लवर के बारे में बात कर रहे हैं। फर्नेस कहते हैं भट्टी को, जो भट्टी होती है जिसमें आग जलती है, और साइंग का मतलब होता है आहें भरना। तो यहाँ पे देख लीजिए एक लवर जो है एक भट्टी की भांति किस तरह आहें भरता है। तो लाइक का इस्तेमाल करके 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यहाँ कंपैरिजन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सिमिली यहाँ पर आपकी एकदम सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द 7th क्वेश्चन इज
द pigeons केम लाइक swarms ऑफ फ्लाइज। तो देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है, SARMS नहीं है, यहाँ पे SWARMS है। वंस अगेन आई रिपीट, SWARMS। तो देखिए स्वर्म्स का मतलब होता है यहाँ पे झुंड, ग्रुप, फ्लाइज का मतलब होता है कीट पतंगे, मक्खियां। तो देखिए द pigeons केम लाइक swarms ऑफ फ्लाइज, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड हियर। किस लिटरेरी डिवाइस का इसमें इस्तेमाल किया गया है? पन है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है, मेटाफर है। तो आप आसानी से देख रहे होंगे कि इसमें लाइक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। pigeons कहते हैं किसानों को, किसान मक्खियों की भांति या कीट पतंगों की झुंड की भांति वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो लाइक का इस्तेमाल है। तो यहां पे वापस आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है द विंग्ड सीड वेयर द लाई कोल्ड एंड लो ईच लाइक ए कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव। तो देखिए विंग्ड सीड के बारे में मैंने आपको पहले इसमें समझाया था, जिक्र किया था मेरे पुराने वीडियो में, पहले वाले वीडियो में, कि यहां पर एक विंग्ड सीड के बारे में बात कर रहे हैं। विंग्ड सीड का मतलब होता है, ये आपके ओड टू द वेस्ट विंड पोयम से लिया गया, शैले की पोयम है, तो उसमें जिक्र किया गया विंग्ड सीड का। विंग्ड सीड जो कि मिट्टी के नीचे दब जाते हैं बरसात के सीजन में, उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है, वो नीचे दब जाते हैं। लाई कोल्ड एंड लो, कोल्ड और लो नीचे रहते हैं। ईच लाइक ए कॉर्प्स, कॉर्प्स कहते हैं शव को, शव का मतलब आपका आदमी का शव। तो जैसे आदमी के शव को नीचे दबा देते हैं, वो मिट्टी में दफनाया जाता है, रखा रहता है नीचे, वैसे ही विंग्ड सीड होते हैं वो भी नीचे, सीड जो है वो विंग्ड होके नीचे दबे रहते हैं। और यहां पर सिंपली लाइक का इस्तेमाल करके एक ब्यूटीफुल सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। ईच लाइक ए कॉर्प्स, हर एक सीड शव की भांति नीचे दबा हुआ है। तो देखिए अच्छी तरह से यहां साफ पता चलता है इसमें एक सिमिली है, लेकिन हम ऑप्शन की तरफ जरूर जाएंगे क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा सा मैंने आपको घुमाया है। ऑप्शन ए है पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन बी है एलिट्रेशन, एंड ऑप्शन सी है मेटाफर, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका उत्तर जो होना चाहिए इसके हिसाब से वो ऑप्शन डी है, नन ऑफ द एबव, क्योंकि इन तीनों में कोई वहां पे समानता नहीं है। इस क्वेश्चन में सिमिली है, लेकिन सिमिली का ऑप्शन मैंने नीचे नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ द एबव। शायद हो सकता है घूम गए होंगे, कोई बात नहीं है, घुमाने के लिए इस क्वेश्चंस का, इन क्वेश्चंस का यहां पे जिक्र किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, और भी घूम सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9, I wandered lonely as a cloud. The poetic device used here is, ये वर्ड्सवर्थ की द डैफोडिल्स नाम की पोयम से लिया गया है। यहाँ पे देखिए आई का मतलब यहाँ पोइट स्वयं को बता रहा है, आई wandered lonely as a cloud, मैं एक क्लाउड की भांति इधर से उधर घूमता रहा अकेला। तो बताइए इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया, कौन सी पोएटिक डिवाइस यहाँ पे इस्तेमाल की गई है? पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है, सिमिली है, मेटाफर है। तो एज का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा एज, ये। तो देखिए आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, यहाँ पे एक तरफ पॉइंट है और एक तरफ क्लाउड है, दोनों एक डिफरेंट काइंड के ऑब्जेक्ट हैं, और लाइक और एज का इस्तेमाल हो रहा है। सिंपली हमने फाइंड आउट कर लिया कि इसका उत्तर क्या होगा, सिमिली। तो इसका उत्तर हो गया हमारा सिमिली। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. The poetic device used in the above lines is, ये भी डैफोडिल्स वाली पोएम से ही है, वर्ड्सवर्थ की। तो देखिए इसमें क्या है, आपके सामने 3 लाइनें पोएम की दे रखी हैं। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, डैफोडिल्स को गोल्डन बताया गया है। बिसाइड द लेक, लेक के बगल में, झील के बगल में, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ब्रीज का मतलब हवा। अब बताइए इसमें से किस पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल है? क्या ये सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, एजोनेंस है? तो यहां पे साफ पता चल रहा है कि फ्लटरिंग एंड डांसिंग, डांसिंग और फ्लटरिंग जो एक्टिविटी है ना, वो फूलों की नहीं होती है, तो किसकी होती है? इंसानों की होती है, सजीवों की होती है। इसलिए यहां पर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है, और क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? पिक आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन या इन द फॉलोइंग लाइन। द को एक बार काट लें यहां से, इन द को। फिगर
pick out the figure of speech in the following line. But patience to prevent that murmur soon replies. देखिए यहां पर पेशेंस के बारे में कहा गया है कि पेशेंस यानी धैर्य, टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज. अब देखिए इसमें थोड़ा आप दिमाग लगाइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है. इसका मेटाफर है, सिमिली है, एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है. तो देखिए सिमिली तो यहां पर मुझे कहीं नजर नहीं आती क्योंकि इसमें लाइक और एज का कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है. दूसरा, इसमें मेटाफर का भी इस्तेमाल मुझे नजर नहीं आ रहा है क्योंकि मैं किसी को किसी के साथ ऐड करने की मतलब ये है कि वहां पे कंपैरिजन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं. एलिट्रेशन भी हमने पढ़ा था कि एलिट्रेशन होता क्या है. चलिए आगे इसमें क्वेश्चन आएगा, उस पर डिस्कस करेंगे. पर्सोनिफिकेशन बचता है, तो पर्सोनिफिकेशन इसका वैसे उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन डी ही सही है. 11th क्वेश्चन का उत्तर आंसर डी सही है, पर्सोनिफिकेशन. अब कैसे है तो देखिए सुनिए. पेशेंस कहते हैं धैर्य को, और मर्मर कहते हैं किसी के अंदर जिज्ञासा पैदा होना, क्वेश्चंस पैदा होना, और रिप्लाईज आप जानते हैं. तो देखिए पेशेंस क्या करता है, जैसे ही पॉइंट के दिल के अंदर मरमर पैदा होती है तो उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जल्दी रिप्लाई करता है. तो रिप्लाई करना पेशेंस का वर्क नहीं होता है. अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एक पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है. ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है. वो किस तरीके से, वो ये देख लीजिए. विच ऑब्जेक्ट इज पर्सोनिफाइड इन द गिवन लाइन. नीचे दी हुई लाइन में किस ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई किया गया है. अब आपको ये देखना है कि इसी लाइन में पर्सोनिफिकेशन तो है लेकिन किस ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई किया गया है. ऑप्शन नंबर ए मर्मर, रिप्लाईज, पेशेंस एंड नन ऑफ द अबव, या फिर चारों में से, तीनों में से कोई भी नहीं है. तो देखिए यहां पे मैंने कहा था कि पेशेंस रिप्लाई करता है, तो पेशेंस को यहां पे क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है. तो इसका सही उत्तर, सही जवाब होगा ऑप्शन सी. बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 13th. इन विच फिगर ऑफ स्पीच बॉल साउंड इज रिपीटेड. वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर बॉल साउंड का रिपीटेशन होता है. और आपने देखा हो, ध्यान से अगर सुना हो, तो बॉबल साउंड का रिपीटेशन जो होता है वो हमारे एजोनेंस के अंतर्गत होता है, स्वर साम्यता जिसको कहते हैं. तो इसका 13th क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बी, एजोनेंस. एजोनेंस के अंदर हम बॉबल साउंड का रिपीटेशन करते हैं. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 14th. इन विच फिगर ऑफ स्पीच कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड. वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है. इससे पहले हमने देखा था बॉल साउंड का रिपीटेशन जो कि एजोनेंस के अंतर्गत होता है. अब कह रहे हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन किसके अंतर्गत होता है. तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एलिट्रेशन. एलिट्रेशन में आपकी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है शब्द के शुरुआती जगह पर. चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15th. सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. रीट L2 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है. सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट पढ़ लीजिए. पढ़ने से 2-3 बार पढ़ के देखो, समझ में आ रहा होगा. एक बार 2-3 बार इसको प्रोनाउंस करके देखिए. सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट. पता चल रहा है इससे कि मेरी एक साउंड जो है ना वो रिपीट हो रही है इसके अंतर्गत. वो कौन सी है, सीजन्स में स, स्वीट में स एंड साइलेंट में स. तो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है. तो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन किसके अंतर्गत होता है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एलिट्रेशन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 16th. क्लैप योर हैंड्स एंड स्टैम्प योर फीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. जैसा भी उस वाले क्वेश्चन में गया था सेम एक बार इस लाइन को 2-3 बार बोल के देखिए. क्लैप योर हैंड्स एंड स्टैम्प योर फीट. क्लैप, हैंड्स, स्टैम्प पता चल गया होगा. क्लैप ए की आवाज है, हैंड्स है ए की आवाज है, स्टैम्प ए की आवाज है. तीनों में जो है वॉवल साउंड का रिपीटेशन है ए ए ए. ये शुरू में भी हो सकता है और शब्द के बीच में भी हो सकता है. तो आपको पता चल गया होगा कि ये लाइन किसका एग्जाम्पल है. ये लाइन है, इसका उत्तर सही होगा बी, एजोनेंस, स्वर साम्यता. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 17th. विच फिगर ऑफ स्पीच इज कॉमन इन टंग ट्विस्टर्स, जिंगल्स, नॉनसेंस वर्ड्स. रीट L2 में पूछा गया क्वेश्चन है.
ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर टंग ट्विस्टर्स कॉमन होते हैं, जिंगल्स, नॉनसेंस वर्ड्स का इस्तेमाल कॉमन होता है? तो पहले तो हमें यह समझना है कि भाई टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं। टंग का मतलब जीभ होता है, आपकी जीभ, जुबान, और ट्विस्ट का मतलब मोड़ देना। तो ऐसे शब्द जिनको बोलते समय आपकी जीभ लड़खड़ा जाए, मुड़ जाए, परेशानी महसूस करे, वही आपके टंग ट्विस्टर्स हैं। अब इसमें देखिए कि एलिट्रेशन के अंतर्गत ऐसा होता है या एजोनेंस के अंतर्गत ऐसा होता है। अगर आपने वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि किसके अंदर टंग ट्विस्टर्स और जिंगल्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के अंदर ही हमारे टंग ट्विस्टर्स का इस्तेमाल होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें देखिए पिक आउट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। ये भी रीट में पूछा गया क्वेश्चन है। मेटाफर का करेक्ट आंसर आपको इसमें से ढूंढना है। देख लीजिए, फाइंड आउट कीजिए। आईज लाइक टू लैम्प्स, द शिप ऑफ द लाइफ मूव्स ऑन, एज वाइट एज स्नो, रोजी लिप्स एंड चीक्स। तो देखिए ऊपर वाले ऑप्शन ए में लाइक का इस्तेमाल है, जब लाइक का इस्तेमाल हो गया तो मेटाफर हो ही नहीं सकता। तीसरे ऑप्शन सी में एज वाइट एज एज का इस्तेमाल है, फिर ये भी हमारा सिमिली है, मेटाफर हो नहीं सकता। बात करते हैं ऑप्शन बी की, द शिप ऑफ लाइफ मूव्स ऑन। शिप ऑफ लाइफ का मतलब हो गया जीवन रूपी जहाज। तो देखिए यहां पे लाइफ को शिप के साथ में कंपेयर किया जा रहा है, उसको वो बताया जा रहा है कि शिप जो है वो हमारा जो लाइफ है वो शिप की तरह, द शिप ऑफ लाइफ, जीवन रूपी जहाज। तो नॉर्मली इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन है, जिसका मतलब यहाँ पे मेटाफर होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए हमने 18th क्वेश्चन को सॉल्व किया यहाँ पे आज, और मैंने कहा था कि आप वीडियो को पॉज करके चेक करना कि आप इनको क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व कर लिया तो आप कांग्रेचुलेशंस के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और अगर आप इसमें कहीं भी दिक्कत महसूस कर पाए हैं तो आपको एक बार ये टॉपिक्स हैं उनको वापस एक बार फिर से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करना हमारा काम है और जो लक्ष्य निर्धारित है हमारा उसको पाना भी हमारा काम है, और पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत ईमानदारी से हो तो बात ही कुछ और होती है। इसी के साथ मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूं, और नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मैं मिलूंगा आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जाने से पहले एक चीज़ और, मैं इसकी लिंक, मैं इसकी पीडीएफ डाल रहा हूं, तो आप इन क्वेश्चंस की और इससे पहले जो 2 वीडियोस थे उनकी पीडीएफ एक ही पीडीएफ में इकट्ठा डाल रहा हूं। आप इसको डाउनलोड कर लें, तसल्ली से घर बैठ के पढ़ लें, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।